हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस फोर्सेस एकेडमी। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। ये एक शॉर्ट डिस्कशन है वीडियो का कि किस तरीके से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के एग्ज़ाम्स होते हैं या जो एफ कैट का एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके से आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू जो इस लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल पे जो और दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं। जिस तरीके से लाइक एसएससी होता है या बैंक पीओ के पेपर्स होते हैं, तो वो उनके साथ साथ किस तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ प्रभात सर हैं जो हमारे डिफेंस फोर्सेस एकेडमी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो आज हम इनके साथ बैठ के इस बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो खास करके उन बच्चों के लिए जो अभी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके लिए एक सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए, रैदर देन जो आप बाकी सारे एग्जाम्स देते हैं उनके कंपैरिजन में किस तरीके से ये पेपर एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए, हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सीडीएस का पेपर कौन कौन दे सकता है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है और आपके हिसाब से क्या एक बेसिकली हमारा प्लान होना चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट का या एक नॉर्मल स्टूडेंट का कि उसको कब से इसके बारे में तैयारी करनी चाहिए और क्या बेसिकली होता है उसमें और किस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है या जो बच्चे खास तौर पे थर्ड ईयर में है या जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए एक एग्ज़ाम किस तरीके से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और बेसिकली आप हमको ये बताइए कि रफली की पेपर के बारे में कि क्या होता है, कैसे होता है और कौन दे सकता है। ठीक है शुभम सर, मैं सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊंगा और इसको मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली बताऊंगा जी कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे एग्ज़ाम से किस तरीके से ये एग्ज़ाम ज़्यादा बेटर है। जी। सबसे पहली बात, ये देश की सेवा है जी। ये डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम है जी। और दूसरी चीज़ ये क्लास ए सर्विस के लिए जो है, क्लास ए सर्विस में इसमें आप जाते हैं, मतलब ऑफिसर एंट्री है ये आपका। ठीक है। अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो एसएससी है जो कि स्टाफ सिलेक्शन है, तो उसमें क्लास बी से लेके ई तक के सर्विसेज के लिए जो है सिलेक्शन होता है। जी। तो अगर सर्विस वाइज देखा जाए तो नो डाउट सीडीएस की तैयारी ज़्यादा बेटर होगी जी एसएससी के मुकाबले। और एक फैक्टर अगर हम एलिजिबिलिटी के ले लेते हैं तो जो भी बच्चा ग्रेजुएट है या अपीयरिंग है वो दोनों ही एग्जाम के लिए एलिजिबल है। वो एसएससी के लिए भी तैयारी कर सकता है और सीडीएस के लिए भी। तो अगर एलिजिबिलिटी सेम है तो मेरे हिसाब से तो मानना यही है कि बेटर और बेहतर सर्विस के लिए तैयारी करना वो ज़्यादा बेटर है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा एज को लेकर के। सीडीएस में जितनी भी सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो ओटीए हो, आईएमए हो, उनका मैक्सिमम जो एज होता है वो 24 to 26 होता है। किसी किसी केस में 26 होता है, जनरली 24 होता है। और एसएससी के एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसएससी को बच्चे जो है वो 32 ईयर्स तक दे सकते हैं। कुछ की 28 होती है लास्ट, कुछ सर्विसेज में 32 तक होता है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो अगर आपकी सीडीएस का एज निकल जाता है तब भी आप एसएससी की तैयारी बाद में कर सकते हैं। अगर ऐसे केस में ऑप्शन लेके चल सकते हैं, हम पहले तैयारी सीडीएस की। हाँ, हमें एसएससी को जो है मेरे हिसाब से सेकंड प्रायोरिटी लेकर के चलना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें सीडीएस को लेकर के चलना चाहिए। क्यों, मतलब अगर कोई सवाल पूछेगी ऐसा क्यों, सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि क्यों। तो आज के टाइम में मैं बताऊंगा, वीडियो हमेशा के लिए तो रेलेवेंट नहीं रहेगा। तो आज के समय में जैसे कि कोविड वगैरह सबने देखा, बहुत सारी चीज़ें कंट्री ने फेस करी है। इसके बाद जॉब को लेकर के बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, लेकिन इस सभी अनसर्टेनिटी में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टेन रहा है और वो है यूपीएससी। और सीडीएस का जो एग्ज़ाम है या उसके अदर एग्ज़ाम्स भी है, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो गया और या एनडीए हो गया, वो 10+2 लेवल का, मैं ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। तो वो सभी एग्ज़ाम्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जो 2018-19 के जो बैचेज हैं वो अंडर ट्रेनिंग और पास आउट के फेज में है। ठीक है, आईएमए में और ओटीए में, मतलब वो सर्विस में आने वाले हैं या आ चुके हैं। और अगर अभी आप रिसेंटली एसएससी का वेबसाइट सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2019 का सेकेंड स्टेज का जो एग्जामिनेशन है उसका आंसर की आया है अभी। और ये ईयर 2021 है। तो थोड़ी सी इरेगुलरिटी रिसेंट ईयर्स में आई है एसएससी को लेकर के, जबकि रेगुलरिटी रही है यूपीएससी को लेकर के।
तो एक तरीके से अगर आपको भी ऑप्शन दिया जाए, कॉमन सेंस है, अगर आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है कि एक साइड में आपको वो एग्जाम्स है जो कंटिन्यूअसली भले डिले हुए हो बट हुए जरूर है, और एक साइड में वो जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो हुआ है नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ। 48 स्टूडेंट्स को फेज 3 क्लियर होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया एसएससी ने, ऑन द बेसिस ऑफ कि सिग्नेचर मैच नहीं करे या कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये एक ऐसा चीज है कि आप इन द प्रोसेस आपको रिजेक्शन मिल जाएगा एसएससी में। ये सभी चीजें एसएससी की वेबसाइट पे है, नोटिस में आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा। सीडीएस में है 3 लेवल है। पहला रिटर्न है जो कि फर्स्ट एक ही दिन में हो जाता है, उसके बाद अगर ये पास करते हैं तो आपका एसएसबी होगा जी, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वही होगा। अगर वहां से रिजेक्ट हुए तो एक अलग चीज है, वहां पास हो गए तो फिर बाद में किसी बेसिस पे आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, कोई इरेगुलरिटी आपके डॉक्यूमेंटेशन में आती है, फॉर एग्जांपल इवन मेडिकल में भी अगर कोई इरेगुलरिटी आती है टेम्परेरी बेसिस पे, जैसे आपका मेडिकल के टाइम पे एकदम से बीपी हाई हो गया, तो ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर देंगे, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, आपको वो ऑप्शन देंगे तो वहां पे आपको रेक्टिफाई करने का मौका मिलेगा सीडीएस के थ्रू। लेकिन ये चीजें एसएससी में मिसिंग है, तो इन चीज़ों को अगर बेस बनाया जाए तो आप ये समझिए कि 3rd स्टेज जो है वो सीधा ज्वाइनिंग का है सीडीएस का। और अगर एग्जाम की बात करूँ मैं, तो सभी को पता है एसएससी में फेज 1 होता है जी, फिर उसके बाद 2nd होता है, ये दोनों ऑनलाइन होते हैं, फिर 3rd डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर 4th जो है जो लास्ट है जो कंप्यूटर टेस्ट होता है जी। और आपको एक चीज और बता दूं, कोई भी किसी भी तरीके का कैंडिडेट हो, किसी भी तरीके का बैकग्राउंड हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज, कोई भी हो, अगर वो एसएससी का 2nd स्टेज का एग्जाम क्लियर करना है उसको, तो उसको 100 मार्क्स का इंग्लिश जी, 100 मार्क्स का जीएस और एप्टीट्यूड मैथ्स का जो है वो क्लियर करना होगा। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेज के अलावा है। फर्स्ट स्टेज में 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और आपका इंग्लिश, ये 4 सेक्शन होते हैं एक पेपर में, लेकिन 2nd स्टेज में ये 4 पेपर होते हैं जी, ये डिफरेंस है। जबकि सीडीएस में अगर आप आईएमए जो कि इनका हाईएस्ट लेवल का एग्जामिनेशन है, उसमें आपको सिर्फ मैथ्स का, इंग्लिश का और जीएस का, ये 3 ही पेपर देना। और अगर किसी को मैथ्स ना देना हो तो, अगर वो मैथ्स नहीं देना चाहता है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, ओटीए के लिए अप्लाई हो सकता है। हाँ, तो ये ऑप्शन एसएससी में होता है कि हम मैथ्स ना देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, उनमें देना ही देना है। आप नहीं दे रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सीडीएस 2 लेवल का होता है, एसएससी 4 लेवल का होता है। एसएससी 4 लेवल का होता है, उसमें भी आपका जो 2nd लेवल का एग्जामिनेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू सीडीएस। अच्छा, तो आप एक एक्स्ट्रा, आप पहले ही स्क्रीनिंग कर रहे हो जी, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं जी। और अगर आज के टाइम में थोड़ा सा फाइनेंशियली भी थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो आप पहले एसएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट के लिए, फिर उसके बाद में 2nd के लिए करेंगे, फिर उसके बाद 3rd के लिए करेंगे, तब जाकर के कहीं आपका नंबर आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में जनरली एसएससी कितना टाइम लेता है? क्योंकि यूपीएससी का हमें तो पता है, हम एनडीए सीडीएस का तैयारी करा रहे हैं बैठ के, तो हमें पता है कि यूपीएससी में भाई सीधी बात है, एनडीए अप्रैल वाला होता है तो उसकी ज्वाइनिंग जनवरी में आती है, जुलाई वाला होता है, सितंबर वाला होता है तो जुलाई में आती है। वही सेम चीज सीडीएस के साथ है, फरवरी वाला एग्जाम होता है तो जनवरी में ज्वाइनिंग आती है, नवंबर वाला एग्जाम होता है तो जुलाई में ज्वाइनिंग आती है। ये तो हमको पता है। हाँ। लेकिन अगर मैं एसएससी के बारे में पूछूं तो उसमें क्या होता है? उसमें सर मैं बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया है। एसएससी में आपको साल में एक ही बार मौका मिलेगा। अच्छा। और कभी कभी हो जाता है कि किसी वजह से अगर ना चाहे तो एक बार भी मौका। तो ये कोविड की वजह से है कि शुरू से ही ऐसा है? नहीं, शुरू से कुछ इरेगुलरिटी रही है बट कोविड की वजह से ज्यादा, क्योंकि यूपीएससी के केस में तो हमने कोविड में भी देखा कि पिछले साल सारे एग्जाम्स हुए। मुझे नहीं याद है कोई एग्जाम, हाँ ईपीएफओ का पेपर जरूर था जो मई में पड़ा था, लेकिन वो भी इस साल मई में दोबारा हो रहा है। वो होगा, बिल्कुल। उन्होंने वो डेट हमको लगता है कि 1 साल पहले ही दे दी थी। बिल्कुल, डेफिनेटली। और एनडीए का अगर उन्होंने अप्रैल वाला परीक्षा नहीं लिया तो उन्होंने उसको सितंबर वाले के साथ मर्ज कर दिया। तो ये यूपीएससी में हमने कोविड के टाइम पे ये तो देखा है कि एग्जाम डिले हुआ है, लेकिन हमने आज तक ये नहीं देखा कि एग्जाम ना हुआ हो। तो एसएससी में ऐसा होता है क्या? एसएससी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको रिजेक्शन वाला एग्जांपल दिया। अभी मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ यूपीएससी का, जो आपने जिक्र किया 2020 में जो एनडीए का एग्जाम हुआ। जनरली 2 एग्जाम क्लियर, रिटर्न क्लियर करने पे 2 एसएसबी मिलता है। क्योंकि यूपीएससी ने दोनों को कंबाइन किया था, तो एक ही रिटर्न एग्जामिनेशन से 2 एसएसबी का मौका मिला है बच्चों को।
ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भी नहीं, बहुत मतलब अगर चाहता है यूपीएससी तो बहुत ही इजीली वो बोल सकता है कि एग्जाम एक हुआ है तो आपको अपॉर्चुनिटी भी एक, लेकिन एंट्री नहीं रुकती है। अच्छा, बच्चों का अगर आप पास कर रहे हैं तो वो बैचेस चलते हैं। एसएससी साल में एक बार होता है, सीडीएस के थ्रू, एनडीए के थ्रू आप साल में 2 बार एग्जाम देते हैं और 2 बार एंट्री भी होती है। दोनों बार अलग अलग अपॉइंटमेंट होता है? हाँ, दोनों बार अलग अलग अपॉइंटमेंट होता है। और एसएससी साल में एक ही बार होता है? बिल्कुल बिल्कुल, साल में एक बार होता है। तो अगर मैं इसको इस लेवल पे पूछूं कि भाई पेपर वाइज अगर हम देखें तो किसमें ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत है? क्योंकि आजकल लोगों को वही भाषा समझ में आती है, क्योंकि हम एक नए युग में हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात होती है कि भाई पेपर का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि पेपर कहाँ पे ज़्यादा आसान आता है, कहाँ पे डिफिकल्ट आता है। और ख़ास करके मुझे ये जानकारी चाहिए कि मैथ्स जो पढ़ रहे हैं, चलिए उसको तो ठीक है, जो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं उनका चांसेस कहाँ है? उनका चांसेस एसएससी में ज़्यादा है या सीडीएस में ज़्यादा है? क्योंकि आपकी ये बात तो मुझे समझ में आई कि पेपर हो ही नहीं रहा, तो एनी हाउ मुझे यूपीएससी का सीडीएस ही सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है। लेकिन अगर कोई पेपर हो भी रहा है तो फिर ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे या कॉमर्स वाले बच्चे वो अगर जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एसएससी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा या सीडीएस? सर, मैंने सीडीएस को बेटर कुछ बेसिस पे बताया है जी, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि एज सीडीएस में आपका पहले मतलब आपका एज पहले कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर आपके पास प्लेंटी ऑफ ईयर्स बचे हुए हैं, आराम से दे सकते हैं आप उसको। तो कायदे से यही ज़्यादा लॉजिकल लगता है कि जिसकी एज पहले निकल रही है पहले उसकी तैयारी करें जी। सेकंड चीज सर्विस। तो सर्विस तो फर्स्ट क्लास सर्विस है, क्लास ए है, आप पास आउट होंगे तो लेफ्टिनेंट बनते हैं। यहाँ पे स्केल 10 से शुरू होता है जी, जबकि एसएससी पे स्केल 8 पे एंड हो जाता है। अच्छा, 8 पे एंड हो जाता है, 8 पे यहाँ 10 पे शुरू, 10 से स्टार्ट होता है। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का और अपनी फैमिली का एक इकोनॉमिक लेवल भी थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन को ज़्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, देखिए पढ़ना तो सभी में पड़ेगा, किसी के पास 24 घंटे कुछ एक्स्ट्रा आवर्स नहीं है, एवरीवन हैज 24 आवर्स। वो तो बात इसी 24 घंटे में आप पढ़ेंगे, वही साइंस पढ़ेंगे, वही मैथ्स पढ़ेंगे, वही इंग्लिश पढ़ेंगे जी। अब आप एक तरफ आपने डायरेक्शन किया है एसएससी में, तो इनसिक्योरिटी है, रिजल्ट का कुछ नहीं आता पता, कब होगा कब नहीं होगा। हाँ, अभी रिसेंट ईयर्स में तो रिकॉर्ड यही कहते हैं, रिकॉर्ड के बेसिस पे अभी 2019 का आंसर की आया है, जबकि 2021 आ गया है, तो ये इरेगुलरिटी है। ठीक है, इसके अलावा अगर इससे ऊपर उठ करके बात करते हैं तो जो कंटेंट है, आप 4 लेवल के लिए तैयारी करेंगे जी। पहले फेज 1 के लिए करेंगे, ऑनलाइन है। फेज 2 सेकेंड जो है वो भी ऑनलाइन है। इसमें भी आप वही चीज़ की तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे कंट्री में एक सिस्टम बताता हूँ, 2 ही लेवल पे एंट्री है, या तो वो +2 लेवल पे एंट्री करेगा जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, या तो वो ग्रेजुएट लेवल पे एंट्री करेगा। तो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका कंटेंट 19-20 का ही फर्क होता है कंटेंट में। ठीक, वही ज्योमेट्री के क्वेश्चन, वही ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस एसएससी के फेज 1 में 25 क्वेश्चन होते हैं, जो कि फेज 2 में बढ़ जाते हैं, और वही चीज सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, सेम स्टाइल ऑफ क्वेश्चन कंटेंट सीडीएस के मैथमेटिक्स में भी होता है जी। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 मिल जाते हैं आपको। तो इसमें बेनिफिट ये होता है, अगर आपके पास ज्यादा क्वेश्चंस है तो आप एक पार्ट में वीक हैं तो दूसरे पार्ट को कवर कर लीजिए। अच्छा, वहां पे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही लिमिटेड है। और कट ऑफ वाइज अगर हम जाए, कट ऑफ जाए तो जिस भी पेपर का नंबर, जैसे आपका एसएससी का हो गया, उसमें 100 क्वेश्चंस में ही आपके जो है इंग्लिश भी है, जीएस भी है, मैथ्स भी है और आपका रीजनिंग भी है। तो इसमें जो है चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं जी। वो इसी पैटर्न पे आपका XY भी है, वो भी डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू एनडीए। क्वेश्चंस खेलने के लिए हमारे पास हाँ बिल्कुल स्पेस नहीं है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी का ट्रिग्नोमेट्री कम है और ट्रिग्नोमेट्री से 5 क्वेश्चन आ जाए 25 में से, तो वो क्या करेगा? ये बात भी है। और किसी का ट्रिग्नोमेट्री अगर खराब है, अगर उसमें से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं 120 क्वेश्चन में से, तो बाकी के पार्ट्स तो बचे हुए हैं जी, वो उसको अटेम्प्ट कर सकता है। इंग्लिश में 2-4 एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। सीडीएस के एग्जामिनेशन में आपके पास 10-10, 20-20 क्वेश्चन की अपॉर्चुनिटी होगी, और लेवल तो दोनों में ही इजी, मीडियम और हार्ड होता है। तो आप इजी अटेम्प्ट करिए, आराम से 6-7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये डिफरेंसेस है
अच्छा, तो इन डिफरेंसेस को कंसीडर करते हैं तो सीडीएस कहीं ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। और मोड ऑफ पेपर एसएससी ऑनलाइन होता है, मोड ऑफ सीडीएस तो अपना ऑफलाइन होता है, यूपीएससी के तो पेपर ऑनलाइन होते ही नहीं है। बिल्कुल, वो ऑफलाइन होता है, पेपर एंड पेन का एग्जाम है वो। तो बेसिकली हर तबके से आने वाला आदमी दे सकता है। कई बार बच्चे ऑनलाइन पेपर में अटक जाते हैं। तबके की बात करी तो एक चीज और बता दूं, एसएससी में बहुत सारा मतलब सिस्टम रिजर्वेशन वगैरह का है कि किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन किसी सर्विसेज में ज्यादा है, किसी में कम है जी। ये सभी के लिए इक्वल है सीडीएस में। अच्छा, सीडीएस में रिजर्वेशन नहीं है, आपको जस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कोई कास्ट से बिलोंग मतलब उसमें कोई मैटर नहीं करता है। एज रिलैक्स ये देश की सर्विस है। अच्छा, ये थोड़ा डिफेंस का है, थोड़ा डिफरेंट है, सबके लिए ये बराबर का है। तो बराबरी का कंपटीशन है, आपके अंदर काबिलियत है, आप आइए रिटर्न निकालिए, फिर सीडीएस जो है, सीडीएस का रिटर्न क्लियर होने के बाद उनका पर्सनालिटी टेस्ट होता है जी। उसमें भी ऐसा है कि एक दिन का इंटरव्यू नहीं है, अगर पहले दिन खराब होता है, दूसरे दिन खराब होता है, तो आपके पास तीसरा, चौथा, पांचवें दिन का मौका है अपने आप को वहाँ इम्प्रूव करके वो बच्चा दिखा सकता है एसएसबी में कि हाँ मेरे अंदर वो काबिलियत है कि एक दो दिन खराब हो गया, देन आई कैन फाइट बैक जी। तो वो चीज़ें वो नोटिस होती है। तो इस तरीके से जो है सीडीएस ज़्यादा बेटर है। और अगर मैं सर्विस की बात करूं, एसएससी में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप दोनों में ही हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो दोनों में ही होते हैं, लेकिन सीडीएस में थोड़ा वर्दी का फर्क पड़ जाएगा। वर्दी का फर्क पड़ता है तो सोसाइटी में इम्पैक्ट बढ़ जाता है। एक और सर्विस की बात वाली बात करूं तो मुझे लगता है फौज में पेंशन भी है। हाँ। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बचा है जिसमें शायद पेंशन का अभी भी है, मेडिकल भी आपके पास है, कैंटीन तो सभी जानते हैं कि सबको कैंटीन का सामान अच्छा लगता है। जिसके घर में फौजी होता है, वो जिसके घर में नहीं होता वो भी रिश्तेदारी में ढूंढता है कि भाई कोई है कैंटीन वाला। बिल्कुल। तो ये भी बेनिफिट्स एसएससी में होते हैं क्या? सर बेनिफिट्स तो होते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं, वो अलग सिस्टम है। ईएसआईसी है जो इनको मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड्स है, ठीक है, वो अलग सिस्टम है। लेकिन जिस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन और जिस लेवल का ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इवन आफ्टर सर्विस डिफेंस में मिलता है हाँ, नहीं मिलता। मतलब जो रेपुटेशन रिटायर्ड को मिलता है वो आपको एसएससी के थ्रू कभी नहीं मिल सकता, वो कभी नहीं मिल सकता है। और वो ये बात तो बहुत ही प्राउडली कही जा सकती है। दूसरी, इन सर्विस भी बहुत बढ़िया रिस्पेक्टेबल जॉब है, पूरी सोसाइटी में आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है। उसके अलावा आपकी मेडिकल फैसिलिटी, आप ही का नहीं पूरी फैमिली का जी मेडिकल फैसिलिटी होगा। और आपका पेंशन तो है ही, द वन एंड ओनली सर्विस जिसमें पेंशन आज भी अवेलेबल है। और लड़कियों के लिए अब तो परमानेंट कमीशन आ गया है। अच्छा, सीडीएस में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं? हाँ, उसमें भी दे सकते हैं, दोनों ही है। हाँ, दोनों। लेकिन अभी ओटीए में परमानेंट कमीशन आ गया है, तो शॉर्ट सर्विस भी है। बहुत सारे जो गर्ल कैंडिडेट होते हैं वो ये सोचते हैं कि कुछ साल सर्विस के बाद अगर हमें रिटायर होना हो तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और देश की सेवा के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डिफेंस की सर्विस में जाना जी, जिसमें सीडीएस जो है वो पहला प्रायोरिटी आता है। तो इसमें तीनों फोर्सेस के लिए होता है? हाँ बिल्कुल, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों सर्विस के लिए जो है वो एलिजिबल है। और कोई परसेंटेज नहीं है। अच्छा, आप बस पास आउट होने चाहिए, बस ग्रेजुएशन का कोई परसेंटेज या 12वीं का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता। वो एक सीएपीएफ का एफकेट का एग्जाम है जो एयरफोर्स लेती है, उसमें दे डिमांड की 60% अबव होना चाहिए। सीडीएस में ऐसा नहीं होता। सीडीएस में ऐसा नहीं होता है, पास होने चाहिए। अच्छा, तो ये है। और सीडीएस में होता भी है तो वो टेक्निकल जॉब के लिए। अच्छा। जैसे एयरफोर्स और नेवी का थोड़ा टेक्निकल जॉब है, नेचर ऑफ जो प्रोफाइल ऑफ वर्क है उनका टेक्निकल है, तो ऑब्वियसली दे विल डिमांड टेक्निकल थिंग्स। साइंस साइड से होना चाहिए। आर्मी के लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएशन में पास है, जितना भी 33-40 जितने से, वो आराम से इस एग्जाम को तैयारी करके 4-5 बैग लेके भी आया उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ के अगर निकल जाएगा तो पास होने चाहिए। बैक होने से कोई लॉजिक नहीं है, पास होना चाहिए। हाँ, ये चीज। अपेयरिंग वाले बच्चों के लिए क्या होता है? एसएससी के लिए, एसएससी में कई बार जो होता है वो ये बोलते हैं कि आपका एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ गया होना चाहिए, मतलब डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, कॉमन उस लैंग्वेज में बोले तो। जबकि सीडीएस में ये होता है कि आपने अपीयर कर दिया है तो आप प्रोविजनली सर्टिफिकेट जमा कर दीजिए, जब आपका आएगा तब आप उसको जमा। अच्छा, अपीयरिंग बच्चे भी दे सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा है ना कि नेगोशिएट करने वाला जो सिस्टम है वो आप सीडीएस में कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जाम और आपका फाइनल ईयर का एग्जाम और आपका एसएसबी अगर एक साथ आ जाता है जी, तो आप अपने एसएसबी के डेट्स को चेंज करा सकते हैं।
ये होता है, बहुत अच्छी बात है। कई बार कंफ्यूजन होता है बोर्ड में, जो बच्चे हैं वो एनडीए वाले, वो बच्चे इस चीज़ को मिस कर देते हैं। अच्छा। एसएससी वाले, सीडीएस वाले तो फिर भी थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा मैच्योर होते हैं, तो उनको आइडिया होता है जी। लेकिन एनडीए वालों को ये आइडिया नहीं होता है, तो कई बार वो ड्रॉप कर देते हैं कि मेरा तो दोनों एक ही साथ पड़ गया। बल्कि इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप बोर्ड से बात करिए, जो भी बोर्ड, इलाहाबाद, भोपाल, जो भी एसएसबी बोर्ड है, आप बोर्ड पे बात करिए, मेल करिए या विजिट कर लीजिए, उनको दिखा दीजिए कि ये हमारा जो है मार्कशीट, एडमिट कार्ड है और इस डेट को मैं नहीं अपीयर कर सकता, तो वो या तो एग्जाम के पहले या एग्जाम के बाद जैसा भी अवेलेबिलिटी होता है वो उसको मतलब फ्लेक्सिबल होगा, मिस नहीं होगा। अच्छा, मिस नहीं होगा, ये तो बहुत मिस नहीं होगा। ये चीज ये और कहीं होता है? मुझे नहीं लगता ये और कहीं नहीं होता। नहीं, ये और कहीं नहीं होता है। ये सिर्फ डिफेंस में जो एस्पायर करते हैं डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए, उनके लिए है ये। तो कुल मिला के आपके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं ग्रेजुएशन लेवल पे, अनटिल अनलेस आप सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, पीसीएस और आईएएस तो खैर बात अलग होगी, वो तो लीग सेट की बात होगी। बिल्कुल, जनरली होता क्या है कि यूपीएससी की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आ जाता है सिविल सर्विसेज। ऐसा नहीं है, सिविल सर्विसेज के नीचे भी सर्विसेज है और फर्स्ट क्लास सर्विस है, तो वो सीडीएस है और कॉमन स्टूडेंट्स ही देते हैं इसको। अच्छा, एवरेज स्टूडेंट देते हैं और वही पास करते हैं। और सर कई बार ये भी होता है कि बच्चों को लगता है यार फौज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सुबह 4 बजे उठ के भागना पड़ेगा, फिजिकल होगा। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऑफिसर लेवल पे तो फिजिकल का एग्जाम एज सच नहीं होता है। ऑफिसर लेवल पे फिजिकल का एग्जाम नहीं होता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ग्राउंड टास्क जो दिया जाता है वो फिजिकल कैपेबिलिटी को देखते हैं, बल्कि वो नहीं, वो साइकोलॉजिकल अप्रोच देखते हैं कि आपको ग्राउंड में कोई टास्क दिया गया है, 4 लोगों के बीच में आप हैं, तो आप उसको अप्रोच कैसे करते हैं। अच्छा, आप उनको एक साथ लेकर के अप्रोच करते हैं या आपका ओपिनियन इंडिपेंडेंट है, सबसे अगेंस्ट है, वो अलग चीज है, वो तो सर एसएसबी का अपना क्राइटेरिया, बट वो अप्रोच देखते हैं। मतलब एज सच कोई फिजिकल नहीं होता है इसमें। कोई सुबह 4 बजे उठ के भागने की जरूरत नहीं, बल्कि 4 बजे उठ करके पढ़ाई कर ले तो ज्यादा बेटर है। फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली वो तो सभी को, अगर फिजिकली फिट नहीं है जरूरी है, हाँ, तो वो तो वैसे भी एक सिटीजन को फिट होना ही चाहिए, देश की सेवा करना है, चाहे वो डिफेंस में करे या कहीं भी करे, तो उसको फिट तो होना ही चाहिए। तो नॉर्मल फिटनेस को चेक करते हैं। दूसरा एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दें, मेडिकल को लेकर काफी कंफ्यूजन होता है जी। तो मेडिकल में रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी बेसिस पे होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जो परमानेंट हो। अच्छा। अब जैसे उंगली आपकी कट गई है, अब ये नहीं जुड़ सकती है, ये परमानेंट है, तो ये नहीं लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप भी कहीं के मतलब अफसर हो, आपको बोले कि 10 लोग आपको अपने ग्रुप के लिए लेना है जो लड़ेंगे, तो कोई भी हो वो यही देखेगा कि फिट होना चाहिए जी। अब कोई घबरा गया तो उसको तो संभाला जा सकता है, वो चीज करेक्ट की जा सकती है। परमानेंट डिफॉर्मिटी नहीं, परमानेंट डिफॉर्मिटी, परमानेंट एलिमेंट किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। बस अगर आप चश्मा लगा रखे, हम दोनों नहीं लगाया हुआ है, तो इस चश्मे के बेसिस पे तो हम भी एलिजिबल हैं। अच्छा, ठीक है, वो एज अलग हमारी निकल गई, एक अलग बात है, लेकिन है तो कोई भी परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। वही एक क्राइटेरिया है रिजेक्शन होने का, तो ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी जानकारी होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल का जो टाइम चल रहा है कोविड का, उसमें आप सबको अपना ध्यान भी रखना है, लेकिन पढ़ाई तो रुकती नहीं है। देखिए, सीधी सीधी बात है, एग्जाम्स अपने समय पे ही हो रहे हैं, आपको 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाता है। जी सर, क्या आपको बस 2 ही चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि आपको एग्जाम देना है कि नहीं देना है। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तैयारी करके, तो आप सीडीएस यूपीएससी की तैयारी करिए, सीडीएस की तैयारी करिए। आप एफकेट की भी तैयारी कर सकते हैं, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं, सीडीएस के साथ वो अपीयर कर सकते हैं, उसमें कंटेन कर लेता है वो, ठीक है। और अगर आप इरेगुलरिटी में जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के थ्रू, तो आप एसएससी के लिए जा सकते हैं। बहुत सारे हैं, रेलवेज भी है, हाँ। हर स्टेट का अपना पीएससी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरा चॉइस है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना। आज ही खबर आई है, महाराष्ट्र में पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम कोरोना की वजह से डिले हो गया। हाँ, अब लेकिन नया डेट उन्होंने नहीं दिया है, कब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मसला है। बिल्कुल, अब वो डेट, वही कह रहा हूँ ना कि अनसर्टेनिटी होती है। यूपीएससी के अलावा बाकी चीजों में जनरली अनसर्टेनिटी देखी गई है, जबकि यूपीएससी में अनसर्टेनिटी नहीं होती। वो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम कराते हैं, उनका कैलेंडर भी 1 ईयर अहेड आ जाता है। ये बात 1 साल पहले ही आ जाता है कि अभी इस साल मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर तक उनका कैलेंडर जो है
वो पब्लिश कर देते हैं। 2020 में नवंबर में तो उनका इस साल का आ गया था। 18 अप्रैल को पहला एनडीए, 5 फरवरी को पहला सीडीएस था, अब 5 सितंबर को दूसरा एनडीए, नवंबर में सीडीएस। कायदे से बिल्कुल प्लान कर सकते हैं कि मुझे कौन से एग्जाम तक मुझे देना है, कौन से एग्जाम इसमें नहीं होता है तो अगला कौन सा होना है, क्या अप्रोच रहेगा, सारी चीजें। और एक चीज ये भी है दोस्तों कि आप अपने यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जो एज ब्रैकेट आता है, अगर आप 2-3 बार का वो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उससे पैटर्न पता चल जाएगा। तो आप इस एक नोटिफिकेशन पढ़ के ये भी बता सकते हैं लेटेस्ट वाला कि आपके पास अटेम्प्ट कितने हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है। एक चीज और जो ये सर बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं एज ब्रैकेट वाला, वो एक्चुअली में एज ब्रैकेट उस क्राइटेरिया पे होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आज नोटिस निकलता है, नोटिफिकेशन आता है अगर सीडीएस एग्जाम का, तो वो मान लेते हैं कि नेक्स्ट ईयर जनवरी के लिए है, जनवरी में जो बैच कमेंस होगा उसके लिए वो कंडक्ट करा रहे हैं। तो जो जनवरी 2022 के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम एज है कैंडिडेट का, वो जनवरी 2022 में 24 से अबव नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर वो ये सोच रहे कि आज मैं 24 साल का हो चुका हूँ और 24 साल का एलिजिबल है, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे का कैलकुलेटेड होता है। नहीं तो कुल मिला के इसमें एक तरीका है कि आप अपना पिछला नोटिफिकेशन देखिए, और उस नोटिफिकेशन में बहुत ही आसान तरीका होता है। सीडीएस में जी साल में 2 बार पेपर होता है, आपको हर पेपर में वो एज ब्रैकेट 6 महीने आगे बढ़ा। सीएपीएफ साल में 1 बार होता है तो वो 1 साल आगे बढ़ता है। आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से समझ आया होगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज कई सारी हैं, आपको बस इतना करना है कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्रायोरिटाइज करनी है। हाँ। सीधी बात यह है कि एसएससी भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ हजारों लाखों लोग हैं जो एसएससी के थ्रू गवर्नमेंट सर्विस में गए हैं और वो एग्जाम्स करा रहे हैं। बट पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि एसएससी में एग्जाम्स तो हो रहे हैं लेकिन थोड़ा इरेगुलर है। अब इसकी वजह से कई सारे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वो एसएससी के साथ किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते या एज निकल जाता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा एडवाइस हमारी तरफ से यही है कि आप अगर ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो प्लीज़ देखिए कि अगर आपकी एज है तो यूपीएससी जो डिफेंस के लिए तैयारी कराता है, आपकी देश की जो विभिन्न आपकी ताकतें हैं, जो नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, या जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसमें जो पोस्ट निकलती हैं उसकी भी तैयारी कीजिए साथ साथ। क्योंकि चीज़ ये है कि अगर आपका एज है तो आप सबसे पहले सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट का तैयारी कीजिए, क्योंकि जैसा सर ने बताया एसएससी का जो डेट होता है वो सीडीएस से 3-4 साल आगे ही चलता है, तो उसमें आपको एनी हाउ कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और जहाँ तक कोर्स की बात हमने की, कोर्स मोर और लेस सिमिलर होता है। कोर्स के ऊपर सर कभी डिटेल में एक और वीडियो बना देंगे कि क्या है, उसमें हम इनको प्रूफ भी दे देंगे। बाकी अपने लेवल पे जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो दोनों के पेपर को निकाल करके साथ में और सबसे बड़ी चीज मैं सबसे बड़ी चीज तो अंत में यही बोलूंगा कि देखिए, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो तैयारी तो आपको हर पेपर की करनी है। तो हमारा ये मानना है कि जो थोड़े बड़े एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कीजिए। उसकी तैयारी करने से होगा ये कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उन तैयारी के माध्यम से आप छोटे छोटे एग्जाम्स जो होते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्स का मतलब ये नहीं कि स्टेटस की बात कर रहा हूँ, कोर्स वाइज जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। बिल्कुल। तो रैदर देन कि आप अपना टाइम वेस्ट करें किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए जिसका आपको पता ही नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा, तो आप सबसे पहले उन एग्जाम्स की तैयारी कीजिए जिसमें आपको पता है कि भाई ये एग्जाम आज हो रहा है या अगले साल होगा। तो उससे क्या होगा, पहली बात तो आपको श्योरिटी मिलेगी, आपके पेरेंट्स को भी श्योरिटी मिलेगी, और दूसरी चीज ये है कि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं होगा कि यार ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से सोच समझ करके और देखिए, क्योंकि हर इंसान अपने आप के लिए अच्छा डिसीजन लेने के लिए काबिल है। तो वो ये देख सकता है कि एज के फैक्टर को देख सकते हैं आप, सर्विस के फैक्टर को देख सकते हैं, बाकी पढ़ना तो सभी में है। पढ़ना तो सभी के लिए, बिना पढ़े या सीडीएस के लिए बिना पढ़े तो किसी में भी नहीं होगा। हाँ, तो और ये स्टेजेस डिफिकल्ट नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो इनका अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, दोनों अलग अलग चीजें। बिल्कुल, एक डिपार्टमेंटल जॉब है, एक आपका फौज का काम है, कभी अंडमान हो, कभी जैसलमेर हो, कभी अरुणाचल। तो एक एडवेंचर वाली बात, एडवेंचर भी है। उसमें डिफेंस में रहते हुए आप ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप किसी और सर्विस की तरफ नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक कि हमें एंड करना चाहिए यहाँ पे वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लेंथी खींचने का फायदा भी देखेंगे भी नहीं। हाँ, देखेंगे भी नहीं आप लोग। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके वो सॉल्व किए हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है कि जिसको हमने आंसर नहीं किया, कोई ऐसा एरिया जिसको टच
सर्च नहीं किया तो आप कमेंट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और बाकी जो डिटेल्स मिलेंगे उस पर हमसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद। धन्यवाद एवरीवन, जय हिंद।